मैंने जॉम्बी बनने के बाद सबसे पहला काम हर जगह मिल्क और डायपर्स ढूंढने का किया, इसलिए क्योंकि मैंने एक ह्यूमन बेबी गर्ल को अपनाया था। अगर आसपास के जॉम्बीज को इसके बारे में पता चलता तो शायद वे मुझे पागल कहकर मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह छोटी सी बच्ची असल में अपने पास्ट लाइफ में एक एम्प्रेस थी। अपने पास्ट लाइफ में उसने अनगिनत सेक्ट में युद्ध लड़े थे और लाइफ एंड डेथ के बीच होने वाली अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन धोखे से एक ट्रायल के दौरान उस पर घात लगाकर हमला किया गया और आखिरकार वह स्पेस इंसेक्ट्स की क्वीन के हाथों मारी गई। अब उसका रीबर्थ 50 साल पीछे पास्ट में एपोकलिप्स की शुरुआत में वापस भेज दिया गया था। बस एक ही समस्या थी, वह एक बेबी के रूप में वापस लौटी थी। जहां तक मेरी बात है, मुझे इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मुझ पर तुरंत ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया और आखिर में मैं भी उन्हीं में से एक बन गया। खुशकिस्मती से मेरा ह्यूमन माइंड अब भी मेरे पास था। पूरे 1 महीने तक मैं कन्वीनियंस स्टोर के रेफ्रिजरेटर में मिले फ्रोजन मीट पर जिंदा रहा, लेकिन अब वह मीट सड़ना शुरू हो चुका था। हालांकि ज़ॉम्बीज़ आमतौर पर सड़ा हुआ मांस खाते थे, लेकिन मैं खुद इसे नहीं खा सकता था क्योंकि मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे एक सामान्य ज़ॉम्बी होने का नाटक करना था और बाहर जाकर खाने की तलाश करनी थी। जब मैं एक घर के अंदर गया और किचन की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी मुझे दूसरे कमरे से एक बेबी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा जोर लगाकर खोला और मेरे सामने एक साफ सुथरा और चमकदार बेडरूम था। ये लिविंग रूम में फैले खूनी मंजर से बिल्कुल अलग था। बिस्तर पर लगभग 6 या 7 महीने की एक बेबी गर्ल जोर जोर से रो रही थी। मेरा अनुमान था कि उसके माता पिता ने मरने से पहले अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बेडरूम का दरवाजा मजबूत कर दिया था। उधर यूनरूजी इतनी मुश्किलें झेलकर पुनर्जन्म लेने के बाद पूरी तरह निराशा में डूब चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले अपने माता पिता को देखने के बजाय उसे सबसे पहले एक ज़ॉम्बी दिखाई देगा। ऊपर से वह काफी समय से भूखी भी थी। आखिरकार कुछ देर बाद यूनरूजी भूख और डर की वजह से बेहोश हो गई। उस छोटी सी बच्ची को देखकर मैं कुछ पल के लिए जमा रह गया। हालांकि वह सिर्फ 5 या 6 महीने की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी और निराशा थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस दुनिया में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उसकी हालत को पूरी तरह समझ सकता हूँ। हम दोनों को ही बेबस होकर इस दुनिया में फेंक दिया गया था और दुनिया के अंत का सामना करने पर मजबूर कर दिया गया था। और मेरे सामने अचानक आई यह नई जिंदगी मुझे अंधेरे में चमकती हुई रोशनी जैसी लगी। उसने मुझे जीने का एक नया मकसद दे दिया और इसी वजह से मैंने उसे अपनाने का फैसला कर लिया। तभी मैंने ध्यान दिया कि वह भूख से बेहाल लग रही थी। कमरे में रखे मिल्क कैंस पहले ही खाली हो चुके थे, इसलिए मैंने बाहर जाकर और मिल्क ढूंढने का फैसला किया। मैंने सावधानी से उस कमरे को लॉक कर दिया जिसमें वह रह रही थी और दरवाजे के सामने एक सोफा लगा दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। किचन में खोजने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मेरे पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तीसरी मंजिल का हॉलवे सूखे हुए काले खून से भरा पड़ा था। कटे हुए हाथ पैरों के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। यहाँ तक कि बिल्डिंग के दरवाजे खुले होने के बावजूद वहाँ की बदबू असहनीय थी। कुछ ज़ॉम्बीज़ हॉलवे में पड़े थे जिनके शरीर बुरी तरह फटे हुए थे। अब तक मैं ऐसे नजारों का आदी हो चुका था, इसलिए मैं बस अपार्टमेंट्स में खोज जारी रखता रहा। मैं एक किचन से दूसरे किचन में जाता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी मिल्क नहीं मिला। आखिर में मुझे सिर्फ थोड़ा सा रॉ मीट मिला जो अभी पूरी तरह सड़ा नहीं था। आखिरकार मैं 5वीं मंजिल के एक यूनिट में पहुंचा। उस घर की महिला पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि वह अपने ही बच्चे को खा चुकी थी। ये देखकर मैं चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। अगर यूनरूजी अपने कमरे के अंदर सुरक्षित बंद न होती तो शायद उसका भी वही हाल होता। खुशकिस्मती से मुझे उस किचन के अंदर पाउडर्ड मिल्क के 2 अनओपन्ड कैंस मिल गए और 1 किलो से भी ज्यादा ताजा रॉ मीट जो अभी तक खराब नहीं हुआ था। इसी बीच यूनरूजी बार बार बेहोश हो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह में दूध का टेस्ट आ रहा है। उसकी इंस्टिंक्ट्स ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और वह दूध पीने लगी। जब आखिरकार उसमें इतनी ताकत आ गई, उसने अपनी आंखें खोल और यह देखकर वह दंग रह गई कि वह अब भी जिंदा थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नजारा उसके सामने खड़ा था। एक ज़ॉम्बी बिल्कुल मम्मी की तरह चम्मच से उसे दूध पिला रहा था। अपने पिछले जीवन की यादों में ज़ॉम्बीज सिर्फ खून के प्यासे मॉन्स्टर्स हुआ करते थे। उसने खुद भी कई लोगों को मारा था जो ज़ॉम्बी बन चुके थे। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, क्या यह ज़ॉम्बी मुझे मोटा कर रहा है ताकि बाद में आराम से खा सके? उसे क्या पता, मुझे उसके दिमाग में चल रही बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो बस इतना पता था कि जब मैंने उसे दोबारा आंखें खोलते देखा तो मुझे सच में राहत महसूस हुई। लेकिन वह इतने दिनों से भूखी थी कि उसे पूरा एक कटोरा दूध पिलाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं एक पल के लिए भूल गया कि अब मैं ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। मैंने उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ धीमी गुर्राहट निकली, इसलिए मैं चुपचाप मुड़ गया और कुछ नहीं बोला। मैंने उसके लिए दूध के 3 और कटोरे तैयार किए, तब जाकर उसका पेट भरा। मैंने गहरी सांस छोड़ी। एक बच्चे की देखभाल करना वाकई आसान नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि फ्यूचर में मुझे बहुत ज्यादा दूध जमा करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से कैनेड मिल्क काफी लंबे समय तक चलता था, इसलिए उसके खराब होने की चिंता नहीं थी। पेट भरकर खाने और पीने के बाद यूनरूजी आराम से अपने क्रिब में लेट गई। उसके लिए यह पूरी सिचुएशन बेहद कंफ्यूजिंग
कंफ्यूजिंग थी। उसके सामने खड़ा ज़ॉम्बी साफ तौर पर एक नया लेवल एक ज़ॉम्बी था। ऐसे ज़ॉम्बीज में अपने दम पर सोचने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन एक ऐसी एम्प्रेस होने के नाते जिसने मौत को अनगिनत बार करीब से देखा था, युनरुजी ने धीरे धीरे खुद को शांत कर लिया। हालांकि उसके दिल में डर अभी भी मौजूद था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह ज़ॉम्बी अब भी मुझे खा भी ले तो कम से कम मैं भरे पेट मरूंगी। यही सोचकर उसने चिंता करना छोड़ दिया। कई दिनों की भूख, डर और थकान ने आखिरकार उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया और कुछ ही देर बाद युनरुजु गहरी नींद में सो गई। मैं उसकी मासूम सोती हुई शक्ल को देखता रहा और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ज़ॉम्बी बनने के बाद यह पहली बार था जब मैंने सच्ची शांति और खुशी महसूस की थी। लेकिन अगर मैं इतनी छोटी बच्ची को अकेला छोड़ देता तो वह निश्चित रूप से मर जाती। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब मैं उसे अपने साथ रखूंगा। जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे वह 7 मंजिला पुराना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। हम फिलहाल दूसरी मंजिल पर थे जो बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। 7वीं मंजिल कहीं ज्यादा सुरक्षित थी क्योंकि वहां से सीधे रूफटॉप पर जाया जा सकता था। बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से अंदर ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं बचे थे, लेकिन जो बचे थे वे बुरी तरह भूखे थे। क्रोबार हाथ में लेकर मैं चुपचाप उनके पीछे पहुंचा और एक एक करके उनके सिर कुचलता गया। इस तरह मैंने ऊपर तक का रास्ता साफ कर दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बच्ची आराम से सो रही है, मैंने नहाया और साफ कपड़े पहन लिए। अब मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा दिख रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे कमरे के अंदर बेबी सप्लाईज का पूरा सामान मिल गया। शायद आउटब्रेक शुरू होते ही उस परिवार ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया था। हाल ही में लगातार इधर उधर घूमने की वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरे हाथ पैरों में जो अकड़न आ गई थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। अब मैं इंसानों जैसी कुछ साधारण हरकतें कर सकता था। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ युनरुजी पर था। जब मैंने उसका डायपर बदलने के लिए एक डायपर उठाया तभी युनरुजी के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आया। पहले तो वह सिर्फ इस बात से हैरान थी कि मैं उसे खाना खिला रहा था, लेकिन अब जब उसने मुझे उसका डायपर बदलते देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि शायद मेरे अंदर अभी भी एक इंसानी दिमाग मौजूद है। अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए युनरुजी को एहसास हुआ कि मैं बाकी ज़ॉम्बीज से बिल्कुल अलग था। मुझे डोर नॉब घुमाना आता था, क्रोबार से दरवाजे खोलना आता था, दूध तैयार करना आता था और एक बच्चे को खाना खिलाना भी। ये सब ऐसे काम थे जो एक साधारण लेवल 1 ज़ॉम्बी कभी नहीं कर सकता था। उसका शक धीरे धीरे और मजबूत होता गया। उसे यकीन होने लगा कि सिर्फ एक इंसानी दिमाग ही ज़ॉम्बी की खून की प्यास वाली इंस्टिंक्ट्स को दबा सकता है। लेकिन अगले ही पल युनरुजी की आंखें सदमे से फैल गईं। आखिरकार रीबर्थ अपने आप में ही एक चमत्कार था और वह अपनी जान इस ज़ॉम्बी की वजह से बचा पाई थी। ऐसी छोटी सी बात को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं था। जब युनरुजी ने देखा कि मेरा अकड़ा हुआ शरीर कितनी मुश्किल से उसका डायपर बदल रहा था तो उसके दिल में एक साथ सहानुभूति और गहरी कृतज्ञता पैदा हुई। उसने सोचना शुरू किया कि शायद कभी मेरी भी एक खुशहाल फैमिली रही होगी, लेकिन अपोकलिप्स ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। अपनों को खोने का दर्द और सब कुछ बर्बाद हो जाने का दुख किसी के लिए भी सहना आसान नहीं था। ये सोचते ही उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। उसी पल उसने मुझे अपना ज़ॉम्बी पापा मानने का फैसला कर लिया। इधर मैं अपने नए घर को व्यवस्थित करने में लगा हुआ था और साथ ही यह भी सोच रहा था कि हम दोनों का पेट कैसे भरूंगा। आखिर मैंने फैसला किया कि जितना हो सके उतना खाना जमा करना होगा, लेकिन अगर मैं दिन में बाहर निकलता तो सर्वाइवर्स मुझ पर शक कर सकते थे और आसानी से हमारा ठिकाना ढूंढ लेते। इसीलिए मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ रात में ही बाहर जाऊंगा। जाने से पहले मैंने सिर्फ कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया, मैंने एंट्रेंस और स्टेयरकेस दोनों को मजबूती से बैरिकेड कर दिया ताकि न कोई ज़ॉम्बी अंदर आ सके और न ही कोई इंसान। मैं पहले ही बहुत से ऐसे लोगों को देख चुका था जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस अपोकैलिप्स में इंसानों की सबसे अंधेरी सच्चाई हर दिन सामने आ रही थी, इसीलिए मैं हर कदम बेहद सावधानी से उठा रहा था। बाहर निकलने से पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर के आयरन गेट को मजबूती से बंद किया और फिर सप्लाईज की तलाश में निकल पड़ा। आसपास के घरों में ज्यादा सामान नहीं बचा था, लेकिन जो कुछ भी बचा था उसे इकट्ठा कर लिया जाए तो हम दोनों के लिए काफी खाना हो सकता था। अपना हाइकिंग बैकपैक पूरी तरह भरने के बाद मैं अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। मेरी पीठ पर ढेर सारा मिल्क लदा हुआ था, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब मैंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा तो मैं हैरान रह गया। आसमान में चमकता चांद अब गहरे खून जैसा लाल हो चुका था। उसी समय युनरुजी भी जाग गई और उसने महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं था। आराम से अपना डायपर गीला करने के बाद उसने यूं ही खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि बाहर एक ब्लड रेड मून चमक रहा था। उसने तुरंत मन ही मन कहा, ग्लोबल इवोल्यूशन का युग शुरू होने वाला है। मैं भी ब्लड मून देखकर चौंक गया था, लेकिन ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में पहुंचने के बाद और साई-फाई मूवीज में ऐसी घटनाएं अनगिनत बार देखने की वजह से मैंने इसे उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी स्वीकार कर लिया। मेरे लिए तो दुनिया का अंत बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सप्लाईज उठाकर वापस ले जाना जारी रखा। मैंने तो बुक्स तक पीछे नहीं छोड़ी, लेकिन चौथी बार आने जाने के दौरान मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरा ठंडा और बेजान शरीर अचानक आग की तरह गर्म होने लगा। ये एहसास बेहद अजीब था। एक तरफ ये बहुत परिचित लग रहा था तो दूसरी तरफ बिल्कुल नया भी।
ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं फिर से एक जिंदा इंसान बन गया हूँ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में भयानक खुजली शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा सिर फटने वाला हो। घबराहट ने तुरंत मेरे दिल को जकड़ लिया। मेरे मन में एक ही सवाल घूमने लगा, क्या मैं अपनी इंसानियत खोने वाला हूँ? क्या अब मैं सचमुच एक खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन जाऊंगा? मैं बुरी तरह डर गया था, लेकिन यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था। चांदनी के नीचे खड़ा हर एक ज़ॉम्बी ठीक उसी दर्द और बदलाव से गुजर रहा था। यू ब्लड मून की रोशनी के संपर्क में आने वाले सर्वाइवर्स भी बदलने लगे। उनके शरीर पहले से ज्यादा गर्म हो गए, उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया और उनकी हड्डियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनने लगी। उधर कमरे के अंदर मौजूद यूनरूजी भी ब्लड मून की रेड लाइट से घिर चुकी थी। उसका छोटा सा शरीर हल्का हल्का कांपने लगा, जबकि गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन आखिरकार मैंने दोबारा होश संभाल लिया। ऊपर से देखने पर मेरे आसपास कुछ खास नहीं बदला था, लेकिन मैं तुरंत महसूस कर सकता था कि मेरी स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी थी। जब मैं पहली बार ज़ॉम्बी बना था तब मेरा शरीर बेहद अकड़ा हुआ था, लेकिन अब वैसा बिल्कुल नहीं था। फिर मेरी नजर एक और चौंकाने वाली चीज पर पड़ी। मेरे शरीर पर फैली काली नसें गायब हो चुकी थी और मेरे सिर पर बाल भी दोबारा उगने लगे थे। यहाँ तक कि सड़कों पर घूम रहे ज़ॉम्बीज भी बदल चुके थे। उनकी भयानक शक्लें पहले से थोड़ी ज्यादा इंसानों जैसी लगने लगी थी। यह देखकर मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जगी। शायद यह दुनिया उतनी साधारण नहीं थी जितना मैंने शुरुआत में सोचा था। इसी दौरान जब मैं एक दूसरे ज़ॉम्बी के पास से गुजरा तो मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ हो। मैं हैरानी से वहीं रुक गया। पहले तो मुझे लगा